डालिए ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो देखिए रेडिएशन क्या होता है, जैसे रेडिएशन है, रेडिएशन का मतलब क्या है, रेडिएशन मतलब लाइट ही तो है, रेडिएशन का मतलब क्या है, लाइट। और लाइट का एक वेव नेचर है बच्चों, लाइट का क्या नेचर है, एक वेव नेचर है। कैसे वेव नेचर, आ जाओ, वेव नेचर हम कैसे कह सकते हैं, बताओ कैसे कह सकते हैं, बताओ बेटा, किसी वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो तो नाम है ना। हम कह सकते हैं कि इसका वेव नेचर कैसे प्रूफ हो रहा है, तो हमने जो इंटरफेरेंस के फिनोमेना देखा या डिफ्रेक्शन देखा या पोलराइजेशन देखा, वो अगर वेव नेचर है तभी तो फुलफिल हो रहा है। भाई वेव है, आ रही है, यहां पर स्लिट पर ये क्या होते हैं, वेव फ्रंट थे, यहां से निकलता था, सोर्स से निकल रही है, ये वेव फ्रंट से यहां पे आया, ये नेक्स्ट सोर्स बना और यहां पर क्या हो गया, यहां पर फ्रिंजेस वगैरह बनी आपकी। तो ये वेव नेचर है, तभी तो इंटरफेरेंस का फिनोमेना आप प्रूफ कर सकते हो। दो वेव आई, सुपर इंपोज हुई, तो जब वेव है तभी तो सुपर इंपोज हो रही है। अगर वेव नहीं होती तो सुपरपोजिशन नहीं होता, इंटरफेरेंस नहीं होता। तो ये इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन, वही इंटरफेरेंस को जूम करके देखा तो क्या होगा, डिफ्रेक्शन हो गया। पोलराइजेशन भी, वाइब्रेशन हो रहा है सब जगह। ये सारे क्या हैं, ये सारी चीजें क्यों बता रही हैं, वेव नेचर को डिपिक्ट कर रही है। किस चीज को डिपिक्ट कर रही है, वेव नेचर को। पार्टिकल का मतलब क्या होता है बेटा, एक बॉल उठाई तुम्हारे पे फेंक दी, वो क्या है, पार्टिकल, वो क्या है, पार्टिकल। और यहां से वहां तक रस्सी बनी हुई है, मैं वेव जनरेट कर रहा हूं, वेव क्या हो रही है, लगातार आप तक पहुंच रही है, तो आपके तक कुछ ना कुछ पहुंच, कुछ इंपैक्ट पहुंच रहा है ना। एक आपने रस्सी पकड़ी हुई है, मैंने रस्सी पकड़ी, उसको हम लोग हिला रही है, यहां से वेव क्या हो रही है, आप तक पहुंची, तो वेव आप तक पहुंची, फिर मैंने उठाया, बॉल उठा के फेंक दिया, दोनों में इंपैक्ट आया आप पे ना। तो जो बॉल उठा के फेंक रही हो पार्टिकल, जो वेव गई वो वेव नेचर। तो जो डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन या इंटरफेरेंस के फिनोमेना है, वो वेव नेचर की वजह से हमको पता चल रहे हैं। लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव क्यों कह सकते हैं, क्योंकि लाइट रे जो है वो फॉलो करती है कौन सा फिनोमेना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये सारे फिनोमिना हैं, ये किस चीज को डिपिक्ट कर रही हैं। अब समझ लो, थ्योरी ढंग से समझ लो बच्चों, ये सारी चीजें थ्योरेटिकल टॉपिक है, मॉडर्न फिजिक्स मतलब थ्योरी, ज्यादातर चीजें क्या है, थ्योरी, सवाल बहुत छोटे छोटे हैं। तो ये सारे फिनोमिना रटना नहीं है, किस चीज को डिपिक्ट कर रहे हैं, वेव नेचर को। किस चीज को, वेव नेचर को। अच्छा पार्टिकल, अब पार्टिकल नेचर को कौन सा रिप्रेजेंट करता है, वेव पार्टिकल भी है, वेव क्या है, पार्टिकल भी है। कभी कभी ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, तो ये कौन डिपिक्ट कर रहा है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपिक्ट करता है। अब इसको हम लोग को डिटेल में पढ़ना है कि क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अभी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी समझिए कि पार्टिकल नेचर क्या है। पार्टिकल नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, फोटो इफेक्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थोड़ा सा और बैकग्राउंड में चलते हैं। देखो सबसे पहले 1675 के आसपास न्यूटन साहब थे, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि वेव क्या है, लाइट क्या है, पार्टिकल। ठीक है, फिर आपके हाइजेनबर्ग आए और ये सब लोग आए, इन्होंने क्या बोला कि क्या है, ये वेव है। ठीक है, उसके बाद YDSC, ये जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, ये सब भी उसी बीच में परफॉर्म हुए। लगभग 1675 के आसपास में न्यूटन ने बोल दिया था कि ये क्या है, न्यूटन ने बोला था कि ये है पार्टिकल, ये है पार्टिकल। ठीक है, और इसका भी एक स्पेसिफिक नाम था बच्चों, हाँ कॉर्पस्कुलस, कुलर है क्या, हाँ क्या, हाँ कॉप्सकल है, कॉप्सल कुलर थ्योरी उसको बोलते हैं, जानने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जानो कि न्यूटन ने पहले क्या बोल दिया था, ये पार्टिकल है, क्या बोल दिया, पार्टिकल। फिर ये आए क्या कहते हैं हाइजेनबर्ग वगैरह, इन्होंने क्या बोला है कि ये क्या है, वेव है। उसके बाद ये सारे फिनोमेना डिस्कवर हुए, कौन से, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ठीक है, डिफ्रैक्शन, ये सारे फिनोमेना डिस्कवर हुए। तो इसमें कौन सा नेचर लिया गया, वेव नेचर। क्या लिया, वेव नेचर। तो सब लोग मानने लग गए थे कि ये क्या है, वेव है, ये क्या है, वेव। उसके बाद आए प्लांक, तो उन्होंने क्या बताया कि ये क्या है, पार्टिकल है। अब समझो कि मतलब क्या हो रहा है बच्चों, कि पार्टिकल का मतलब क्या है, पार्टिकल का मतलब क्या है। मान लो कोई सरफेस है, मेटल सरफेस या कोई सरफेस है, तो यहां पे डायरेक्ट आपकी वेव आ रही है। तो ये कंटिन्यूअस वेव अगर आ रही है, कंटिन्यूअस रेडिएशन आ रहे हैं, तो इसको तो हम बोलेंगे वेव, इसको हम बोलेंगे वेव। और हम ये कह रहे ऐसा नहीं है, ये पैकेट्स में आ रही है,
ये एक पैकेट, ये दूसरा पैकेट, ये तीसरा पैकेट, ये चौथा पैकेट। ये एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है, पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है। किसके फॉर्म में आ रही है? पैकेट्स। थोड़ी एनर्जी आई, फिर थोड़ी और आई, फिर थोड़ी और आई, पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है। एक तरीके से समझिए कि एनर्जी का बंडल उठा के मार दे रहे हैं। एनर्जी का बंडल है, रस्सी नहीं है कि वेव जा रही है। एनर्जी उठाई और इस मेटल सरफेस पे मार दी। एनर्जी की क्वांटिटी फिक्स है, एनर्जी की जो मतलब क्वांटा है वो आपका फिक्स है। क्वांटा की एनर्जी क्या है? फिक्स है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं आ रही, पैकेट्स के फॉर्म में आ रही। कैसे आ रही है? पैकेट्स के फॉर्म में। बात समझिए, जैसे आप समझिए कि कहीं ये एज्यूम करिए कि दूध बह रहा है ना, तो मिल्क सप्लाई कहीं पे हो रही है। पहले देखा होगा तुम लोगों ने, दिल्ली विल्ली में तो मिलता भी है वो पैकेट्स। अपनी डोलची लेके जाइए और मशीन रहती है, मशीन खोलिए और भर लीजिए और लेके आ जाइए। पैकेट्स नहीं मिलते हैं। और अच्छा यहाँ पे भी तो है, ठीक है, ये तो वो है क्या कहते हैं, जो आपका बड़ी उसमें अंदर दूध दे रहा है। ठीक है, और मैं बोलूं कि दूध ऐसा नहीं आ रहा है, वो पैकेट्स के फॉर्म में आ रहा है। आधा किलो की पैकेट्स हैं। पैकेट्स भी तो मिलती है, अमूल के पैकेट्स मिलते हैं ना, तो वो पैकेट्स में क्या है? मिल्क है। तो पैकेट्स है वो क्या है? क्वांटा है। हाँ, फोटा नहीं है, क्या है? क्वांटा है। और कंटिन्यूअस सप्लाई आ रही है, मतलब उसको खोला, वो क्या है? वेव है। थोड़ा क्लियर हुआ हल्का फुल्का? ठीक है, तो ये चीज क्या है? ये वो है। तो हमने देखा कि रेडिएशन जो है वो कभी तो वेव नेचर फॉलो करेगी और कभी पार्टिकल नेचर फॉलो करेगी। तो क्या कह देंगे कि ये दोनों नेचर फॉलो करेगी। ये क्या करेगी? अपने जरूरत के हिसाब से ये नेचर को चेंज कर लेती, अपने जरूरत के हिसाब से नेचर को चेंज कर लेती। कभी ये वेव नेचर होगा, कभी ये पार्टिकल नेचर होगा। है चीज एक ही, क्या? रेडिएशन। तो इसी को बोलते हैं ड्यूल नेचर। क्या बोलते हैं इसको? ड्यूल नेचर। अब चैप्टर का नाम है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसका मतलब क्या हुआ? क्या बेटा? नहीं, डिटेलिंग समझो, गलत समझ रहे हो, इसीलिए मैं समझा रहा हूं। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर कि देखो मैटर का मतलब क्या है? अच्छा ये बताओ आप लोग, मैटर का मतलब क्या है? व्हाट इज मैटर? एनीथिंग यू कैन टच एंड फील इस क्या है? मैटर। ये पेन क्या है? मैटर। वुड क्या है? मैटर। सारी चीजें क्या है? मैटर है। द्रव्य बोलते हैं ना हिंदी में, क्या बोलते हैं? द्रव्य। कोई भी चीज है, ये सारी चीजें क्या है? मैटर। तो मैटर का भी दो नेचर होता है। मैटर कैन बिहेव एज ए पार्टिकल। मैटर पार्टिकल से तो मिलकर ही बना है, पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से तो मिलकर ही बना है। तो पार्टिकल नेचर तो इसके पास है, पार्टिकल नेचर तो इसके पास है। एंड इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू वेव आल्सो, इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू वेव आल्सो। तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे मैटर वेव। क्या पढ़ेंगे? मैटर वेव। मैटर को ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें? वेव में। मैटर को किसमें आप करेंगे? वेव में। E बराबर mc स्क्वायर। ये क्या हो रहा है? मास किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या है? वेव। तो मैटर आपका किसमें ट्रांसफर हो गया? इसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग, डिब्रॉगली वेवलेंथ वगैरह पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप समझने के लिए समझ सकते हैं। मास किसमें ट्रांसफर हो गया? एनर्जी। एनर्जी का मतलब वेव। एनर्जी का मतलब वेव। जो हायर साइंटिस्ट है वो इसको कन्वर्जन में लगे भी हुए हैं कि जिस हिसाब से पहले टेलीफोन भी नहीं होते ना, पहले फोन जैसे बात नहीं हो पाती थी, अब आप फोन लगाए 5 से 100 साल पहले का एज्यूम करो कि कोई ऐसे फोन है और आप अमेरिका में बैठे हो इतनी दूर पे और फोन पे बात हो जाए, आप एज्यूम करो कोई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सम टाइम ये ह्यूमन ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। मास कैन ट्रांसफर इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सैटेलाइट। तो आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे बैठे कहाँ पहुंच गए? अमेरिका, विद द क्लिक ऑफ ए बटन। ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन कैन बी पॉसिबल। अभी आपको लग रहा है कि नहीं पॉसिबल है, लेकिन ये थ्योरी तो कहती है पॉसिबल है, कह रही है ना, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। एक बार एनर्जी बन गई तो एनर्जी बन गई, फिर क्या दिक्कत है? फिर तो वेब पे ऊपर डालो और ट्रांसमिट कर दो उठा के। मैं आपको सीधे क्या कर दिया? पहुंचा दिया। अभी नहीं लग रहा हमको, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो। चलो छोड़ो सब बातें, पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है। हमने ये देखा कि रेडिएशन के पास भी ड्यूल नेचर है, वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है, और मैटर के पास भी दोनों नेचर है। पार्टिकल नेचर तो है ही क्योंकि पार्टिकल से मिलकर बना है, और उसके पास क्या है? वेव नेचर भी है। तो इस चैप्टर की जो स्टडी कहलाती है वो हमारी कह देती है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन के पास भी ड्यूल नेचर है और मैटर के पास भी ड्यूल नेचर है। तो हमको एक एक करके पढ़ना है। क्या बात समझ में क्लियर आ गया? चैप्टर क्लियर हो गया? चलिए अब इसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले एक ये अच्छा रेडिएशन लिखा ना, तो ये सब फर्स्ट करके लिखो रेडिएशन। अब मैं मैटर का भी लिखाऊंगा, इतना नोट कर लो, केवल इतना नोट कर लो।
अच्छा, आपके सैटरडे के टेस्ट में डायमेंशन एनालिसिस और यूनिट डायमेंशन ऐड किया है, ठीक है, कोई इशू तो नहीं, ठीक है, उसी बहाने आप लोग का रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, सेकंड हेडिंग, अच्छा ये केवल इतना नोट करिए, रेडिएशन करके ये दोनों चीजें नोट करिए बस। यूनिट एंड डायमेंशन आपका आएगा, 10 क्वेश्चन दे देते हैं उससे, लगभग 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो आपके 30 + 10 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। रिवीजन स्टार्ट कर दो। अच्छा, उसमें एक टॉपिक बाकी है आप लोग का, क्या, हाँ, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स, वो इसी वीक में मैं पढ़ा दूंगा किसी दिन, कल तो नहीं पढ़ाऊंगा, परसों पढ़ा दूंगा, ठीक है, परसों की क्लास में पढ़ा देंगे वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, वो भी खत्म करें, फालतू में लटका हुआ टॉपिक, परसों क्लास होल्ड करके ये वाली क्लास वो वाला टॉपिक पढ़ा देंगे, वही बचा, और तो कुछ बचा नहीं है उधर का। चलिए, हो गया, चले आगे, ठीक है। तो अच्छा, फर्स्ट लिखा रेडिएशन, सेकंड लिखिए मैटर, सेकंड लिखिए मैटर। तो मैटर आपका पार्टिकल की तरह भी है, पार्टिकल तो है ही, और ये क्या है, वेव, और ये क्या है, वेव। अच्छा, वेव पार्टिकल नेचर, और क्या है, वेव नेचर। अच्छा, ये वेव नेचर अभी हम इलेक्ट्रॉन में देख पाए, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल ही तो है, मैटर का एक पार्टिकल ही तो है, उसके अंदर मास होता है कि नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन में मास होता है, तो इलेक्ट्रॉन को हम वेव में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अब ये तो स्टार्टिंग है, हो सकता है कि एक समय आए कि हम सब कुछ कर ले जाए, ठीक है। तो लिखो, इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल नेचर, इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल नेचर, ठीक है, एंड इट ऑल्सो है वेव नेचर, एंड इट ऑल्सो है वेव नेचर बिकॉज इट शोज डिफ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन आपका क्या शो करता है, डिफ्रैक्शन को शो करता है, तो इसके पास क्या है, वेव नेचर भी है, और पार्टिकल तो है ही, इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है, उसके पास मास है। अब ये मत कहना सर हम उसको छू नहीं सकते हैं, वो पार्टिकल नहीं है, अरे ये इलेक्ट्रॉन से मिलके तो बना है, इसमें सब में क्या है, एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। नेक्स्ट लिखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लिखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आ जाओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, इसको बनाते ऐसे हैं, बट ये क्या ऐसे आ रहा होता है, फोटॉन्स आ रहे होते हैं, क्या होते हैं, फोटॉन्स आ रहे हैं, समझिए एनर्जी पैकेट्स हैं, बॉल के अंदर एनर्जी भरी है, वो एक एक करके क्या हो रही है, स्ट्राइक कर रही है, थोड़ी एनर्जी आई, फिर दूसरी एनर्जी आई, फिर तीसरी एनर्जी आई ना, एक एक करके। जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, उस पर मतलब जैसे आप लोग वो भर रहे हैं, क्या कहते हैं बताए ना, जैसे मिल्क ले रहे हैं, तो डायरेक्ट मिल्क की सप्लाई आ रही है या पैकेट्स में आ रहा है, पैकेट्स पूरे पूरे एक आधा किलो के पैकेट, फिर पैकेट, फिर पैकेट, फिर पैकेट, वो क्या है, मिल्क के पैकेट्स हैं, और एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है। तो वेव में क्या होगा, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी, लेकिन जो फोटॉन्स होंगे उसमें क्या होगा, पैकेट्स होंगे, छोटे छोटे पैकेट्स होंगे, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हो कि जैसे ऐसे ऐसे करके ये आपके फोटॉन्स हैं, तो ये आपके क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, फोटॉन्स हैं, स्ट्राइक करें। अच्छा, मेटल सरफेस है, तो मेटल में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मेटल में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मान लीजिए कि जैसे मान लो ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और यहां पे मान लो हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, ठीक, फिर यहां भाई ऐसा तो है नहीं, उसके बगल में भी फिर क्या होगा, न्यूक्लियस, और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन, फिर यहां पे भी न्यूक्लियस, और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे होंगे ना भाई, बहुत सारे एटम को मिलके क्या बना होगा, मेटल सरफेस बनी होगी। लैटिस स्ट्रक्चर कुछ याद है केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत, भाई एक इलेक्ट्रॉन है तो जो ये केवल अपने न्यूक्लियस से ही थोड़ा ना अटैच है, अगल बगल के उससे भी क्या है, बाउंडेड है, और ये इसमें क्या कर रहा है, इसमें फ्री टू मूव है, मेटल सरफेस है तो क्या है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, अपनी बाउंड्री में फ्री टू मूव, अपनी बाउंड्री छोड़ के तो वो जा नहीं रहे। तो जब ये पैकेट्स आता है तो कहता चलो एनर्जी आई, तो कह रहा चलो हमारे साथ, तो कह रहा हम नहीं जा पाएंगे, हम क्या हैं, अटैच हैं।
यहां वाले ये एनर्जी आई, इस पे स्ट्राइक हुई यहां पर, जो अंदर साइड में इलेक्ट्रॉन थे, तो भाई अंदर साइड के इलेक्ट्रॉन तक तो इसका इंपैक्ट ही नहीं पाया। इंपैक्ट सबसे ज्यादा किस पे आया? आउटर सरफेस पे। किस पे आया? आउटर सरफेस पे। तो कुछ तो होंगे यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, उस वो सब तरफ से तो कनेक्टेड होगा, लेकिन ऊपर से जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कि ये बुक है और इस पे आके क्या हो रही है, लाइट रे टकरा रही है, तो इसकी सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो हर तरफ से तो कनेक्टेड है, कोई ना कोई एटम उस पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, लेकिन ऊपर की सरफेस क्या है? ऊपर पे अट्रैक्शन भाई कुछ है ही नहीं, तो अट्रैक्शन लगेगा कैसे? तो ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंडेड है। कैसे हैं? लूजली बाउंडेड है, क्योंकि ऊपर तो बाउंडिंग फोर्स है ही नहीं। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों अंदर, अब ये तो इधर से भी अट्रैक्ट है, इधर हर तरफ से क्या है, इस पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, पकड़ा हुआ है, कस के क्या पकड़ा, और ऊपर के इलेक्ट्रॉन है उसमें सब तरफ से तो पकड़े, लेकिन ऊपर से नहीं पकड़े। तो इस पे जब रेडिएशन आएगा तो अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि मेटल सरफेस से निकलेगा? मेटल सरफेस से। एक क्वेश्चन हो गया, ये समझिए, मेटल से निकलता है कि मेटल सरफेस से निकलता है? मेटल से नहीं निकलता है, मेटल सरफेस से निकलता है। क्यों? क्योंकि वो लूजली बाउंडेड होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, अब ये निकला ना, तो जरूरी नहीं कि जैसे एनर्जी दी तुरंत निकल जाए, और एनर्जी दी तो निकले ही, ये भी पॉसिबल नहीं है। आप समझिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जैसे हम लोग बता देते हैं यहां पर एनर्जी है, इसका वर्क फंक्शन फाई है, तो अगर ये एनर्जी E इज ग्रेटर देन फाई तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। निकल सकता है, मे आर मे नॉट कम आउट, निकल सकता है। क्यों? अब देखो, हम अभी वो उसकी बात हम आगे करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केवल समझ रहे हैं। हमने एनर्जी दी बच्चों, ठीक है, यहां पर कोई मेटल सरफेस के किसी न्यूक्लियस पे जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपना न्यूक्लियस छोड़ने पे मजबूर करेगा, कहेगा छोड़ो भाई इसको, लेकिन ये छोड़ा, ठीक है, हा? सुन, हाँ, न्यूक्लियर पावर की अट्रैक्ट करेगा, सुन लो तो पहली बात, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। अब जो आपका ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है, ये अपना न्यूक्लियस कब जोड़ता है? जब उसको एनर्जी मिलेगी, तो अपना ऑर्बिट क्या करेगा? छोड़ देगा, अपना ऑर्बिट छोड़ देगा। तो छोड़ेगा तो फिर मान लो कि ये टकरा गया, मान लो थोड़ा ये वाइब्रेट करने लगा, एनर्जी दिया तो उसमें वाइब्रेशन हुआ, उसमें हीट एनर्जी हुआ, उसमें कोलिजन हुआ। मान लो निकला था तो एकदम से बाहर नहीं निकल पाया, वो किसी से टकरा गया, बीच में क्या हो गया? कोलिजन हो गया, बीच में क्या हो गया? कोलिजन हो गया, तो उसमें एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी, तो सरफेस से इमिट नहीं हो पाएगा। तो जरूरी नहीं है कि एनर्जी हम दें और ये बाहर निकल पाए। ठीक है, बात समझ में आई? किसी कंडीशन में निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी समझाते हैं। पहले आप केवल ये नोट करिए कि ये है क्या। जब आप क्या देंगे, रेडिएशन ऑफ, ये क्या आ रहा है, रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ, रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ। देखो बेटा, हाई फ्रीक्वेंसी कह दिया तो वेवलेंथ अपने आप ही कम हो गई, और फ्रीक्वेंसी हाई है तो एनर्जी हमेशा ही हाई होगी। अभी लिखाता हूं मैं, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, E बराबर HF या H न्यू बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी आपकी ज्यादा, और इसी को लिख सकते हैं हम SC अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा अगर कम तो भी एनर्जी ज्यादा, तो रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ। तो एक ही चीज लिख दो, काम चल जाएगा, लेकिन दोनों चीज लिखे रहते हैं। ठीक है, बात एक ही है, चाहे लो वेवलेंथ बोल दूं चाहे मैं हाई फ्रीक्वेंसी बोल दूं, अगर ये रेडिएशन आता है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, निकलेंगे नहीं, निकल सकते हैं, मे कम आउट। ठीक है, मस्ट कम आउट नहीं है। लिखो when radiation of high frequency and low wavelength, when radiation of high frequency and low wavelength is incident on a metal surface, free electron can eject, can को अंडरलाइन कर लो,
When radiation of high frequency and low wavelength is incident on a metal surface, free electron can eject out of the metal surface. Can eject, can है, must नहीं है, समझिएगा, can निकल सकते हैं, निकलेंगे जरूरी नहीं है. Can eject out of the metal surface, can eject out of the metal surface. This effect is called photoelectric effect. Photoelectric effect. And this can only be explained when we consider light as a particle. When we consider light as a particle nature, and this effect is called photoelectric effect, and this can only be explained when we consider light as a particle nature. थोड़ा समझेंगे बेटा. देखो वेव नहीं है, वेव अगर होती, बात समझो, थोड़ा और समझो. वेव क्या करता है, कंटिन्यूअस, जैसे मिल्क का फ्लो हो रहा, वो कैसा हो रहा था, कंटिन्यूअस हो रहा था ना. अगर एनर्जी आ रही होती तो कंटिन्यूअसली आ रही होती. कैसी आती, कंटिन्यूअसली. तो वेव आ रही होती, तो वेव मान लो किसी सरफेस पे वेव आ रही है, तो इसको क्या करेगी, लगातार हीट करती रहेगी. सबकी एनर्जी क्या रहेगी, धीरे धीरे इस पे वेव क्या, ये जो मेटल सरफेस है इस पे भाई वेव जो होती है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. वेव जो होती है बच्चों, जैसे वेव यहां से निकल रही है, मैं आपको बताया था ना कि मान लो सोर्स है, यहां से सब दिशा में क्या निकलती है, वेव निकलती है, और ये इसके क्या होते हैं, वेव फ्रंट्स होते हैं. तो ये देखो ये कैसे निकलते हैं, यूनिफॉर्मली. तो यहां पर जो वेव आ रही है वो ऐसे आ रही होती है, तो ये सरफेस को क्या करती, यूनिफॉर्मली एनर्जी ट्रांसमिट करती. पूरी सरफेस में क्या होती, यूनिफॉर्मली एनर्जी ट्रांसमिट हो रही होती. तो सब इलेक्ट्रॉन क्या होते, धीरे 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 एनर्जी अपनी बढ़ा रहे होते हैं. कहें ठीक है तुम देते रहो, हम बढ़ते रहेंगे. हल्का फुल्का हीट होता, हल्का फुल्का वाइब्रेशन होता. भाई अगर मेटल सरफेस को हीट करोगे तो इलेक्ट्रॉन थोड़े से हीट अप, भाई उस पर रे आ रही है तो क्या होगा, हीट हो जाएगा. लोहे का टुकड़ा रख दो धूप में, क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा. लेकिन मतलब अगर वेव नेचर हम माने, क्या माने, वेव नेचर, उससे इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे. इलेक्ट्रॉन कब इमिट होंगे, बड़ा सा एनर्जी ली, मारा एकदम तड़ाक से, यहां एनर्जी पैकेट लिया, उठा के मारा, फिर उठा के मारा, बार बार मार रहे, और पूरी एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो गई, एक ही एटम में ट्रांसफर हो गई. उसके इलेक्ट्रॉन का, मेरे पास इतनी एनर्जी मैं निकल आता हूं, मेरे पास इतनी एनर्जी मैं निकल आता हूं. देखो अब आप लोग इतने लोग बैठे हो यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं आप सबको दे दूं, सुनो, सबको दे दूं, तो सबको कितने कितने मिलेंगे, कितने लोग यहाँ पे, मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, और 100 लोग हैं और 10 लाख रुपए दिए, तो कितने गए, मैथ्स मेरी वीक है, तुम लोग बताओ, हाँ कितने हो गए, हाँ 10,000 हुए. अरे डिसाइड कर लो, एक 10 लाख हो गए, और मान लो 100 लोग हैं, कितना हुआ, 10,000, कितना, एक 10,000, ठीक है, चलो 10,000 मिले. 10,000 बहुत ज्यादा है क्या, बहुत ज्यादा नहीं है. मान लो मिल भी गया तुम्हें तो क्या, ठीक है सर ने 10,000 दिया, रख लिया आपने जेब में. अच्छा एक ही बंदे को मैं उठाऊं, 10 लाख मैंने दे दिया, गौरव को उठा के दे दिया, गौरव कहेगा 10 लाख, अब मैं जाता हूं घूमने. सुनो बात समझो, इकट्ठे पैसा मिला ना उसको, क्या मिला, सारी एनर्जी. अरे नाम ले रहा हूं केवल, उसको तो नहीं दिया, किसी को दे सकते हैं. मान लो 10 लाख दिए किसी को, ठीक है, अरे 10 लाख मिल गया. अब मेरी एनर्जी एकदम हाई एनर्जी, अब 10,000 मिल गया, आपने जेब में रख लिया, ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ा, करे चलो क्लास में पढ़ लेते हैं. लेकिन 10 लाख मिल जाएगा तो एकदम गर्मी आ जाएगी आपको, कहेंगे अरे अब तो 10 लाख आ गया, अब जा रहे हैं फिर शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, एप्पल खरीदते हैं. तो तुरंत क्या होंगे, आप ऑर्बिट से बाहर चले आएंगे. बात समझिए, कंटिन्यूअस एनर्जी मिल रही है. एक क्रोनोलॉजी डेवलप की है मैंने, एनोलॉजी. आपको कंटिन्यूअस एनर्जी मिली, थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिल रही है, करे चलो ठीक है, मिल रही है. लेकिन ज्यादा एनर्जी मिल गई तो ऑर्बिट छोड़ देगा. ज्यादा एनर्जी मिल गई तो क्या हुआ, ऑर्बिट छोड़ देगा. क्या मेरी बात आप समझ पाए, समझ में आ गया, ठीक है. तो यही मतलब है वेव. तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये किस चीज को प्रूफ कर रहा है, आपके पार्टिकल नेचर को कर रहा है. वेव नेचर होता तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर
नहीं निकल पाता, बाहर अपना ऑर्बिट नहीं छोड़ता। पैकेट्स मिल रहे हैं तो क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है। समझ में आ गई बात? चलो तो इसमें 2-4 पॉइंट और लिखते हैं। लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट फोटॉन्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फोटॉन्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फोटॉन्स। तो फोटॉन्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फोटॉन्स क्या है, क्योंकि पूरा फोटॉन की स्टडी है। देखो फर्स्ट लिखो पॉइंट, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल called as photons, called as photons। देखो फिर क्या हुआ था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल कॉल्ड एज फोटॉन्स। मैक्स प्लांक ने भी देखा था, मैक्स प्लांक ने भी देखा था, जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन मैक्स प्लांक स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने भी देखा था। पार्टिकल नेचर किसका देखा था, इन्होंने देखा था पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और इन्होंने बोल दिया था क्वांटा या वेव पैकेट्स भी बोला था। क्या बोला था, वेव का पैक, वेव जो आ रही है वेव नहीं है, वेव पैकेट्स के फॉर्म में। वेव कैसे फॉर्म में है, पैकेट्स के फॉर्म में है। किसने बोला था, ये क्या नाम है इनका, हाँ मैक्स प्लांक ने। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो इन्होंने बोला था वेव्स कैसे आ रही है, पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है। तो ये भी क्या है, ये भी आपका फोटॉन है। आपकी लाइट वेव की स्टडी कर रहे थे, इन्होंने देखा ये क्या है, वेव पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, तो ये क्या है, फोटॉन्स है। ये क्या है, फोटॉन्स है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट नेम है, जैसे वेव पैकेट्स बोल दिया, एनर्जी पैकेट, क्वांटा, वेव पैकेट, एनर्जी पैकेट, एनर्जी पैकेट, फिर क्वांटा। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं, ये आपके फोटॉन्स ही हैं, अलग अलग नेम है, ये क्या है, फोटॉन्स ही हैं। ठीक है, तो लिख लो इसमें मैक्स प्लैंक वाइल, फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, मैक्स प्लैंक वाइल एक्सप्लेनिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मैक्स प्लैंक वाइल स्टडीइंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऑल्सो ऑब्जर्व पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को कौन कौन चीजें एक्सप्लेन करती हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी क्या है। तो अभी जो पहले लिखा था आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बगल में लिख लो ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मैक्स प्लैंक while explaining black body radiation also observed particle nature of light and named it wave packets, wave packets, named it wave packets। different name of photons, different name of photons are wave packets, comma energy packets, comma क्वांटा, comma क्वांटा। डिफरेंट नेम ऑफ फोटॉन्स आर वेव पैकेट, एनर्जी पैकेट, comma क्वांटा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। देखो ये क्वांटम, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बात समझिए, ये है मॉडर्न फिजिक्स और इसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्या बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स। और क्वांटम फिजिक्स में बेसिक न्यूटोनियन मैकेनिक्स नहीं लगती है। न्यूटन की मैकेनिक्स क्या है, F बराबर m है ना, न्यूटन के जितने V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस आप AT। जो न्यूटोनियन फिजिक्स है या उसको क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं, वो सारी चीजें हमारी क्या है, अप्लीकेबल नहीं है। किसमें, फोटॉन के केस में। क्योंकि फोटॉन जो केस है वो पार्टिकल नेचर है, उसका जो मास वगैरह है वो डिफाइंड नहीं है, उसकी एनर्जी डिफाइंड है, उसका मोमेंटम डिफाइंड है, लेकिन उसका मास डिफाइंड है ही नहीं। फोटॉन का मास कंफ्यूज मत होइए, कुछ लोग होते हैं इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है। फोटॉन इज नॉट इलेक्ट्रॉन, फोटॉन इज नॉट इलेक्ट्रॉन, फोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है। फोटॉन का मास जो है वो डिसाइड है ही नहीं। फोटॉन का मास, फोटॉन की एनर्जी एक्सप्लेन्ड है, फोटॉन की जो आपकी मोमेंटम है वो क्या है, वो भी डिफाइंड है, लेकिन इसका मास डिफाइंड है ही नहीं। जब मास ही नहीं डिफाइंड है तो न्यूटोनियन फिजिक्स नहीं लगती है। जो न्यूटन साहब ने पूरी फिजिक्स बनाई, क्लासिकल फिजिक्स जो हम लोग बोलते हैं, वो हमारी पूरी यूज नहीं होती। इसके लिए क्या यूज करेंगे, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स नाम तुम लोगों ने सुना होगा,
बड़ा अट्रैक्टिव नेम लगता है, बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्च भी चलते रहते हैं, आईटी वाईटी में तो ब्रांचेज इसकी क्वांटम फिजिक्स के ऊपर, बीएससी यूएससी भी लोग करते हैं ना। तो ये सारी चीजें क्या है, क्वांटम फिजिक्स यहाँ पे मास डिफाइंड नहीं है, केवल फोटोन की एनर्जी डिफाइंड है और मोमेंटम डिफाइंड है, कि एक चीज डिफाइंड है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन डिसाइड है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है, 0 होता है। अगर फोटोन आपका रेस्ट पे है तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या है, 0 है। रेस्ट ऑफ मास ऑफ फोटोन क्या है, 0 है, और इसका मास वगैरह डिफाइंड नहीं है। तो लिख लो मास ऑफ फोटोन, सेकंड पॉइंट लिखिए, मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड, मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड इन सेंस ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स, इन सेंस ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसके सेंस में डिफाइंड नहीं है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटन साहब ने जो मैकेनिक्स बनाई उसके मतलब वो उसमें डिफाइंड नहीं है। क्वांटम फिजिक्स में डिफाइंड है, लेकिन वो हम लोग को पढ़ना नहीं है, वो हम लोग को पढ़ना नहीं है। क्वांटम फिजिक्स में तो उसका डिफाइंड हो, ठीक है, डिफाइंड होगा ही क्योंकि उसमें कैलकुलेशन वगैरह होगी, लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आपके लेवल पे डिफाइंड नहीं है। एक लाइन और, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। रेस्ट मास क्या है फोटोन का, 0 है। कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों, फोटोन इलेक्ट्रॉन नहीं है। कुछ बच्चे सोचते हैं नहीं इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, फोटोन का रेस्ट मास क्या है, 0 है। फोटोन की केवल एनर्जी डिसाइड है और मोमेंटम डिफाइंड है, और चीजें डिफाइंड है ही नहीं हमारी न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स में डिफाइंड होगा तो उससे हमसे मतलब नहीं है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, थर्ड पॉइंट, ऑल फोटॉन्स, वेलोसिटी क्या होती है फोटॉन्स की, बताइए आप लोग, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फोटॉन, 320 मीटर पर सेकेंड, 330 कितना, लाइट के बराबर। क्या है, लाइट की वेलोसिटी के बराबर। लिखो, ऑल फोटॉन ट्रेवल विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ऑल फोटॉन ट्रेवल विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ब्रैकेट में 3 × 10 की पावर 8, क्या हुआ 10 लाख आ गए जाओ जल्दी है। हम सोचे आ गए, वो ऑर्बिट चेंज कर रहा है अपना, क्या हुआ बताओ। ऑल फोटॉन ट्रेवल विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट, लिख लो 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, फिर ब्रैकेट में लिख लो इन एयर एंड वैक्यूम, एयर कॉमा वैक्यूम। भाई किसी मीडियम में जाएंगे तो लाइट की वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, तो फोटोन की वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। मीडियम में तो चेंज हो जाएगी ना, लेकिन अगर एयर और वैक्यूम में है तो क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है, ठीक है। अच्छा चार्ज कितना है इसके ऊपर, पॉजिटिव है नेगेटिव है न्यूट्रल है। लिखो, फोटॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर, फोटॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर, फोटॉन कैसे हैं, न्यूट्रल हैं, ठीक है। और लिखते हैं, फिफ्थ पॉइंट लिखिए, ईच फोटॉन हैज डेफिनिट एनर्जी एंड डेफिनिट मोमेंटम, ईच फोटॉन्स हैज डेफिनिट एनर्जी एंड डेफिनिट momentum, each photons has definite energy and definite momentum। फिर दोबारा फिर इसको लिख लो, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है आपका, HF, या इसी को कह सकते हैं Sc/λ, और मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स, मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, P = H/λ। ये बेटा कहां से आया ये नहीं है, बस ये फॉर्मूला होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन और मोमेंटम ऑफ फोटोन, P = H/λ। न्यूटोनियन फिजिक्स मत लगाइए इसमें, न्यूटोनियन फिजिक्स इज नॉट एप्लीकेबल। इसकी वैल्यू क्या है, m/v, मास डिफाइंड ही नहीं है, वेलोसिटी होती है लेकिन मास डिफाइंड नहीं है, तो वहां से नहीं करेंगे, ठीक है। Sc/λ, और मोमेंटम क्या होगा, H/λ, इसको मान के चलेंगे, ठीक है। अब देखिए,
देखिए इससे कम एनर्जी पॉसिबल नहीं है। फोटोन की क्या है, जो एनर्जी है, अगर हम एक फोटोन बोल रहे हैं, क्या हो गया, अगर एक फोटोन बोल रहे हैं तो उसकी एनर्जी कितनी है, HF, कितनी है, HF। अब कहें कि नहीं आधा फोटोन आया हमारे पास, क्या आया, आधा फोटोन आया, तो आधा फोटोन डिफाइंड है, आधा फोटोन डिफाइंड नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मुझे आपको 10 रुपए देने हैं, ठीक है, और एक एक के ही सिक्के हैं, 50 पैसे का सिक्का मान लो सर्कुलेशन में है ही नहीं, वैसे अभी चल रहा है, लेकिन मान लीजिए सर्कुलेशन में है ही नहीं, और 10 रुपए आपको देने हैं, तो एक एक करके दे सकता हूं ना, 50 पैसे का सिक्का मान्य नहीं है, तो एक एक रुपए करके, भाई 10 रुपए क्या हुआ, एक एक रुपए करके मैंने दे दिए, तो पहले एक मिले, फिर दो मिला, फिर तीन मिला, तीसरी पे कटाई, फिर चौथी पे कटाई, तो ये क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ फोटोन, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ फोटोन। पहले एक फोटोन आ सकता है, या दो आ सकते हैं, या तीन आ सकते हैं, या 3.5 आ सकते हैं, 3.5 आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, 3 के बाद 4, चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, और एक में कितनी एनर्जी आ रही है वो भी डिफाइंड है। एक मान लो 100 जूल की एनर्जी लेके आ रहा है, तो दूसरा दो आ गए तो 200 जूल, तीन आ गए तो 300 जूल। ऐसा नहीं एक 100 जूल का है फिर 80 जूल आ गया, फिर कहा 70 आ गया, फिर कहा 50 आ गया, ऐसा नहीं है। 100 जूल का है तो वो 100 जूल का है, चाहे आप 100 फोटॉन्स आ रहे हैं तो पहला 100 जूल का तो 100वां भी क्या 100 जूल का ही, ठीक है। सारे फोटॉन्स की एनर्जी क्या है, सेम है। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो तो इसको नोट कर लो, एक बात और नोट कर लो, यहाँ पे H क्या है बच्चों, प्लांक कांस्टेंट। क्या है, प्लांक कांस्टेंट। लैम्डा आपकी वेवलेंथ है, और प्लांक कांस्टेंट क्या होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल, जूल सेकेंड होता है, हाँ जूल पर सेकेंड होता है बेटा, जूल पर सेकेंड। और वेवलेंथ अगर मीटर में रखी है तो C बराबर क्या 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक फॉर्मूला यहां पर है बच्चों, समझिए, जैसे HC है ना, अगर HC को मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, ये क्या हो गया जूल, ये क्या हो गया जूल। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, यही होता है ना। तो 1 जूल बराबर 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये इतना जूल आया, ये इतना जूल आया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। SC की वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है। अभी बताते हैं कैसे होगा। तो अच्छा नहीं, कितना आएगा, नहीं नहीं, इसको C की वैल्यू जो रख रहे हैं ये, रुको पूरा करके दिखाते हैं। यहां देखो, ये इतना नोट करो तो बताते हैं आगे, इतना नोट करिए, हो गया, ठीक है। एक फॉर्मूला ये है कि अगर हम बोलें कि ये जो है E, इसकी वैल्यू आती है, इसकी आती है 1240 अपॉन लैम्डा, नैनोमीटर में अगर लैम्डा रखें तो ये वैल्यू किस में आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। ये आता कैसे है, यही गुणा करके आता है, ठीक है। 6.80 की वैल्यू गुणा कर लो, ये एनर्जी आ गई आपकी किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई एनर्जी। जैसे E बराबर क्या है, E बराबर SC अपॉन लैम्डा, तो H की वैल्यू रख दो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस, आ गए बिठाइए, सुनिए 10 की पावर माइनस 34, और ये क्या हुआ 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा। लैम्डा की जो वैल्यू रखेंगे वो किस में रखेंगे नैनोमीटर में, किस में रखेंगे नैनोमीटर में। तो ये बेटा यहाँ पर तो जूल में आ रहा है, यहाँ किस में आ रहा है जूल में आ रहा है, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए किस में कन्वर्ट करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस
19, तो ये आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस पूरे को आप सॉल्व कर लीजिएगा लैम्डा को नैनोमीटर में रखने के बाद, तो क्या आ जाएगा? 1240 आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, कैलकुलेशन ये घर पे नहीं करना है। लैम्डा ई बराबर क्या? 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। ये याद रखोगे तभी सवाल हो पाएगा। ठीक है? हाँ, आलोक सर आए क्या? अच्छा बिठाओ। अब बताइए, आ जाओ। अब एक बात बताइए, नोट करो, जल्दी नोट करो बच्चों। नोट करिए। तो एक बात बताइए कि फोटॉन्स की, ये नोट कर लिया, मोमेंटम ऑफ फोटॉन और ये एनर्जी ऑफ फोटॉन। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेटल सरफेस पे एक आ रहा है, मैंने बोला फोटॉन की जो एनर्जी है वो क्या है? Sc अपॉन लैम्डा। तो सारे फोटॉन जो आ रहे हैं उसकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। जितने भी फोटॉन आ रहे हैं उनकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। लेकिन मान लो कि एक ग्रीन लाइट आ रही है, एक ग्रीन आ रही है और एक येलो आ रही है, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी या कम? मतलब दोनों की बराबर होगी या दोनों की कम होगी? अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि कलर के हिसाब से वेवलेंथ, विबग्योर आपने पढ़ रखा है, विबग्योर आपने पढ़ रखा है। तो अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग अलग, किसकी ज्यादा किसकी कम आपको पता है, तो उस हिसाब से एनर्जी आप निकाल सकते हैं। अब ये मत कहना सर आपने बोला था रेडिएशन आ रहा है, सब रेडिएशन आ रहा है, सबकी एनर्जी सेम। तो बेटा वो लाइट की है, अगर वेवलेंथ क्या है? सेम है। अगर वेवलेंथ सेम है तो मान लो फोटॉन्स लगातार आ रहे हैं, फोटॉन्स, एक फोटॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, लाइट क्या है? सेम है। तो सबकी एनर्जी क्या होगी? सेम। जैसे मैंने बोला अगर एक में 100 जूल तो सब में क्या है? 100 जूल। लेकिन अगर लाइट चेंज, ये ग्रीन ये येलो, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट आ रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फोटॉन्स की एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। मोमेंटम, मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा भाई। एच अपॉन लैम्डा, मोमेंटम भी किस पे डिपेंड कर रहा है? लैम्डा पे डिपेंड कर, तो मोमेंटम भी आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई? तो लिखो, इफ टू फोटॉन्स हैव सेम वेवलेंथ, if two photons have same wavelength, then their energy and momentum will remain same. If two photons have same wavelength, then their energy and momentum will remain same. ठीक है? मोमेंटम एंड एनर्जी विल रिमेन सेम। नेक्स्ट लिखो, देखो इसमें एक एजम्पशन भी लिया जाता है कि जो भी कोलिजन होता है, जो भी कोलिजन हो रहा है, जो भी इसमें क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है, वो कैसा हो रहा है? इलास्टिक हो रहा है। कैसा हो रहा है? इलास्टिक। तो ये भी लिख लो, ऑल कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड मैटर पार्टिकल, ऑल कोलिजन बिटवीन फोटॉन्स एंड मैटर पार्टिकल
ऑल कोलिजन बिटवीन photons and matter particle are perfectly elastic, are perfectly elastic. कैसे होंगे? परफेक्टली इलास्टिक हो। तो परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। लिख लो, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। किसमें होता है? जब हमारे कोलिजन क्या है? इलास्टिक हैं। भूल तो गए होंगे आप लोग, लेकिन चलो लिख लो, याद कराएंगे कुछ दिनों में। अच्छा ये बताओ, बेसिक मैथमेटिक्स का भी दे दूं इसी में कि अलग से दूं? बेसिक मैथमेटिक्स कोई चैप्टर होता नहीं है, लेकिन जो आपकी टेस्ट है उसमें बेसिक मैथमेटिक्स के भी सवाल डाल दूं कि नहीं करूं? हाँ बताओ, नेक्स्ट में डाल दें? चलो ठीक। यूनिट एंड डायमेंशन आप सब लोग रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, किताबें खोलिए, धूल वूल झाड़िए, पढ़ना स्टार्ट करिए। किताबें उठी तो होंगी नहीं यूनिट डायमेंशन के अब तक? उठा लो, अब वक्त आ गया है कि आप लोग उठा लीजिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट लिखो, ऑल कोलिजन बिटवीन अच्छा ये हो गया, नेक्स्ट लिखो। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मान लीजिए कि इंटेंसिटी हम इंक्रीज करें, लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करें, तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? बताओ, क्या लग रहा है? बढ़ेगी, बढ़नी चाहिए। अगर हम फोटॉन्स की, अगर हम जो लाइट की इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी अगर हम क्या करें? इंक्रीज करें, तो जो फोटॉन्स हैं, फोटॉन नहीं क्या बोल रहे थे? हाँ, फोटॉन की एनर्जी क्या होगी? वो बढ़ेगी कि घटेगी कि बराबर सेम रहेगी? बढ़ेगी ना, पक्की बात है? देखो शब्दों पे मत जाओ, समझो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा डिफाइन कर सकता है? बताओ बेटा। नहीं बेटा, एग्जैक्टली डिफाइन करो, व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये पता है आपको? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी बढ़ रही है, मान लो कि ये एरिया है, इस पे क्या हो रहा है? मान लो एक यूनिट एरिया लिया, ठीक है, और इंटेंसिटी होती क्या है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। थोड़ा मैथमेटिकल सोचोगे तभी होगा, अपने मन से इंटेंसिटी बढ़ रही है हो रहा है तो ऐसे नहीं समझ पाओगे, समझो। तो इसका मतलब क्या? एनर्जी जो आ रही है इस एरिया पर वो क्या हो रही है? ज्यादा आ रही है। एनर्जी क्या हो रही है? ज्यादा आ रही है। मान लो अभी 100 जूल थी और अब कितना? 200 जूल आ रही है। उसी उतने ही एरिया पे कितनी एनर्जी आ रही है? ज्यादा आ रही है। लेकिन जो फोटोन की एनर्जी है बच्चों, फोटोन की एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? एनर्जी ऑफ फोटोन क्या लिखते हैं आप? Sc बाई लैम्डा h। किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। तो मैंने ये थोड़ा ना कहा कि वेवलेंथ चेंज हो गई, मैंने कहा वेवलेंथ चेंज हो गई। वेवलेंथ चेंज नहीं हुई, एनर्जी ज्यादा आ गई। उतने ही एरिया पर 1 सेकंड में एनर्जी क्या हो गई? ज्यादा आने लगी। तो फोटोन की एनर्जी कैसे बढ़ जाएगी? उसकी तो कैपेसिटी है भैया, 100 जूल की कैपेसिटी है। तुम तो चाहे 400 डालो चाहे 500 डालो, हम तो 100 जूल लेके चलेंगे, हम तो 100 जूल लेके चलेंगे। नहीं समझ में आया? एकदम से मुंह हिला देते हो, नहीं समझ में आया? देखो अब कैसे समझाते हैं। मान लो आपके पास 50 लीटर का टैंक है, 500 लीटर का टैंक है, ठीक है, और यहां से कोई आउटलेट है जो आधा लीटर का क्या बना रहा है? दूध के पैकेट्स निकालना है। अब इसने टैंक की कैपेसिटी कितनी? 5 नहीं है, 50,000 है। तो आधा लीटर बनाना लगेगा कि 2-2 लीटर का बनाने लगेगा? भाई पैकेट्स तो उसके पास अभी भी आधे लीटर के ही है, तो चाहे 500 करो चाहे 5,000, अभी भी पैकेट्स कितने देगा?
नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, बट एनर्जी, एक फोटॉन की एनर्जी सेम रहेगी। क्या एनालॉजी से समझ में आया? एक फोटॉन की एनर्जी तो क्या है, सेम, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन विल इंक्रीज, बट एनर्जी ऑफ सिंगल फोटॉन विल रिमेन सेम, बिकॉज एनर्जी ऑफ ए फोटॉन विल डिपेंड ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ थोड़ा ना चेंज हो रही है, इंटेंसिटी चेंज हो रही है। इंटेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। भाई पैकेट तो उसके पास आधा किलो का ही है, 2 किलो का कैसे बना देगा? उसकी कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी है ना। एनर्जी ऑफ ए फोटॉन क्या है, फिक्स है, केवल लेमडा पे डिपेंड कर रहा है, केवल लेमडा पे। तो लेमडा तो चेंज हो ही नहीं रहा है, लेमडा तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो कैसे चेंज कर दे अपने? अगर लैम्डा चेंज हो जाएगा, लाइट चेंज हो जाएगी, तब हम कहेंगे एनर्जी ऑफ फोटॉन चेंज है। अब समझ में आ गया ढंग से? तो इसको भी लिखिए, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ये पॉइंट समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीजेस, but the energy of each photon does not change. But number of photon increases, but energy of each photon does not change. But the energy of each photon does not change. फिर लिखिए, intensity is energy per unit area per unit time. Intensity is energy per unit area per unit time. नेक्स्ट लाइन से लिखो, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ फोटॉन डज नॉट चेंजेस। ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ फोटॉन डज नॉट चेंजेस, because energy only depends on lambda, because energy only depends upon lambda. एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, लैम्डा पे डिपेंड कर रही है, किसी और चीज पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, हो गया बच्चों? फिर लिखो, हो गया ये? तो ये तो फोटॉन के बारे में था। अच्छा दोबारा लिखा ना, इसको लिख लो, लिखो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, हेडिंग डालिए, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। बेटा करा रखे हैं पिछली क्लास में, लेकिन वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं था, इसलिए दोबारा से करा रहा हूं। ठीक है, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, तो बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो मैंने आपको बताया था, क्या भाई, ये मेटल है और ये मेटल की सरफेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हीट कर देंगे तो भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, थर्मियोनिक एमिशन। क्या बोलेंगे, थर्मियोनिक एमिशन। और इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, थर्मियॉन्स। क्या बोलेंगे, थर्मियॉन्स। तो बस लिख लो, अगर हम हीट करेंगे तो भी हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और इसको बोलेंगे थर्मियॉन्स। ये करा रखा है मैंने, लेकिन फिर भी लिख लो, थर्मियॉन्स है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। ये मेटल हो गया, ये थर्मियॉन्स हो गया, इसको क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन। बस इतना लिख लो, ठीक है। और क्या तरीका है, और फील्ड एमिशन है। क्या है, फील्ड एमिशन। तो फील्ड एमिशन बचा अभी हम लोग कराएंगे आपको। जैसे इसमें क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है, देखो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है ना, तो इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा दें 10 की पावर 8 या मोर देन ना, तो इसमें ये भी क्या मिलके बना है आपका, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है, तो ये डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। उसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एमिट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फील्ड एमिशन। उसको क्या बोलते हैं, फील्ड एमिशन। कैपेसिटर में हम लोग पढ़ेंगे,
अच्छा ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है कि फील्ड एमिशन वगैरह हम लोग के सिलेबस में नहीं है, बट डाइलेक्ट्रिक वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक से। उसके बाद वो सेकेंडरी एमिशन, फिर क्या है, सेकेंडरी एमिशन, ठीक है। तो लिख लो उसको भी थोड़ा सा दोबारा से। सेकेंडरी एमिशन पता है आपको क्या होता है? हाँ, कुछ इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक करते हैं तो आपके क्या होता है, फिर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। बस सेकेंडरी एमिशन लिख लो, पढ़ना नहीं है हम लोग को, ठीक है। लास्ट लिखिए कि फोटो एमिशन लिख लीजिए, चाहे क्या हेडिंग डलवाई थी पहले, फोटो एमिशन ही डाली थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो एमिशन डाला होगा शायद। चलो फोटो एमिशन ही लिख लो। फोटो एमिशन क्या होता है? फोटो एमिशन में क्या होता है, मेटल सरफेस है, इस पे क्या है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट्स आ रही हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कुछ आपके क्या हो जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फोटो एमिशन। क्या बोलते हैं, फोटो एमिशन। और जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन उसको बोलते क्या है, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। देखो ये है फोटॉन्स, यहां पर क्या आ रहा है, फोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। और यही फोटो इलेक्ट्रॉन अगर बैटरी में लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, फोटो करंट। क्या बन जाएगा, फोटो करंट। ढंग से समझिएगा, फोटॉन्स अलग चीज है, फोटो इलेक्ट्रॉन अलग है, और फोटो करंट अलग चीज है। फोटॉन्स आया, इस पे टकराया, अपनी एनर्जी इसने दी, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले। कौन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सरफेस के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अंदर से नहीं निकलेंगे। कहां से, सरफेस वाले। सरफेस वाले क्या है, लूजली बाउंडेड है, वो क्या करेंगे, निकलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। और जरूरी नहीं कि हमेशा निकले, निकल सकते हैं, ठीक है। शायद निकले, शायद ना निकले, हो सकता है कोलिजन में ही या वाइब्रेशन में ही अपनी हीट एनर्जी क्या कर दें, अपनी एनर्जी लॉस कर दें, वो बाहर ना निकले, अंदर ही लॉस कर दें, ठीक है। फिर लिखो, एक लाइन और लिख लो इसमें, हाँ एक चीज लिखो, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का लिखाया भी था ना, इसमें भी छोटा सा हेडिंग करके लिख लो, ऐसे छोटा सा हेडिंग। वर्क फंक्शन क्या होता है, लिखो इसमें, द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, लिखो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject an electron, the minimum amount of energy required to eject an electron from a metal surface, the minimum amount of energy required to eject an electron from metal surface is called work function, is called work function. The minimum amount of energy required to eject an electron from a metal surface is called work function, ठीक है। ब्रैकेट में 5, ब्रैकेट में 5। भाई इतनी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकलेगा। मतलब जो हम एनर्जी दे रहे हैं शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो इतनी अगर एनर्जी हम देंगे तो ये क्या करेगा, निकलेगा। और ज्यादा देंगे तो, ज्यादा देंगे तो संभावना क्या है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन लगे, उसकी कुछ वेलोसिटी वगैरह होगी, अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर लिखो, नोट करके लिखो, नोट, नोट करके लिखिए, इसमें लिखिए, इफ वी सप्लाई एनर्जी ग्रेटर देन 5, if we supply energy greater than 5, it is not necessary that electron is ejected out of metal surface. It in if we supply energy E greater than 5, it is not necessary that electron is ejected out of metal surface, of metal surface, ठीक है। अब बताओ, if E greater than 5, greater than equal to, electron
may come out, true false, electron must come out, बताओ इलेक्ट्रॉन, अब अगर जो सप्लाई एनर्जी है, जो एनर्जी दे रहा है, ठीक है, फोटॉन्स के थ्रू जो एनर्जी मिल रही है वो अगर ग्रेटर देन है किससे, वर्क फंक्शन से, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इलेक्ट्रॉन में कम आउट या इलेक्ट्रॉन मस्ट कम आउट, क्या ट्रू है? ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ये क्या है? ट्रू। और ये क्या है? फॉल्स। ये ट्रू है, ये फॉल्स। लिख लो, बहुत बारीक इसमें वो है, अंतर है। जैसे अभी एग्जाम्पल बताया था कि पैसे मिले तो जरूरी थोड़ा है कि आदमी बाहर निकल जाए। ये है कि हो सकता है कि वो आए बाहर या ना आए। मेटल के सेंस में समझिए, मेटल में है, मेटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, अपने एटम से या न्यूक्लियाई से क्या है, वो कनेक्टेड है। अगर यहाँ से हमने फोटोन से एनर्जी वगैरह इसको दी तो ऑर्बिटल क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसको एनर्जी मिली और वो बाहर निकलने की उसने कोशिश की, लेकिन बाहर निकल रहा था। फिर जैसे ही बाहर निकला, बगल वाले एटम ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, आओ भाई, तो इधर चला आया। फिर वो कोशिश क्या, नहीं निकले, फिर कहा नहीं आओ बेटो चाय पीते हैं, तो वो भी क्या हुआ, वो भी रुक गया, अट्रैक्शन हो गया ना उसका। फिर कहा नहीं हम तो जा रहे हैं, फिर अपना ऐसे दौड़ा दौड़ा कोलाइड कर गया, तो एनर्जी उसकी जो एनर्जी पाई थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। अब वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो जरूरी नहीं है कि बच्चों निकल पाए, निकल पाएगा लेकिन जरूरी नहीं है। दूसरा, उसको दे दिया, उसने एनर्जी ले ली, बैठा बैठा वाइब्रेट कर रहा है, क्या कर रहा है, वाइब्रेशन करते करते उसकी एनर्जी खत्म हो गई, तो अब भी वो भी क्या करेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो निकल सकता है लेकिन निकलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। अगर इतनी सारी चीजें हम लोग को पता है तो हम लोग का मामला तैयार है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गया। तो हम लोग ने देखो क्या पढ़ा बच्चों, हम लोग ने फोटॉन्स के बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठा कर ली, उसके बाद एमिशन के बारे में समझ लिया। अब हम लोग आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है ना। देखो ये वेव के फॉर्म में बनाया जाता है, लेकिन ये वेव नहीं है, एक्चुअल में क्या है, ये रेडिएशन तो है, फोटॉन्स आ रहे हैं। फोटॉन्स क्या है, पैकेट्स हैं, वेव पैकेट्स, या क्या है, क्वांटाइजेशन। एक क्या एनर्जी के पैकेट्स हैं, एनर्जी के क्या है, ये पैकेट्स हैं। थोड़ी एनर्जी आई, फिर दूसरी एनर्जी आई, फिर तीसरी एनर्जी। हर एनर्जी पैकेट्स की एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। हर एनर्जी पैकेट की एनर्जी क्या है, अगर 100 जूल तो दूसरी भी 100 जूल, फिर तीसरी भी 100 जूल, बार बार क्या हो रहा है, 100 जूल इस पे क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें होगा क्या बच्चों, देखो वर्क फंक्शन क्या होता है बताइए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है। तो मान लो कि ये है E और ये एनर्जी हमने दी, ठीक, और यहां पर मान लीजिए फाई है, फिर एनर्जी लॉस्ट, फिर ये काइनेटिक एनर्जी। देखो अगर मान लो कि मैंने इसको अच्छा सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने एनर्जी दी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी एनर्जी आई, ठीक है। चलो तो यहां पर मान लो जो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस है, वर्क फंक्शन क्या होता है, फिक्स होता है, डिपेंड अपॉन मेटल पे डिपेंड करता है वर्क फंक्शन ना। इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी, मिनिमम एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने में लगेगी, उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन हर मेटल का क्या होता है, फिक्स होता है। हर मेटल का डिफरेंट होता है, एक सिंगल मेटल का क्या होता है, फिक्स होता है। तो मैंने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है निकालने में।
अच्छा इसने कोई एनर्जी क्या कही, लॉस नहीं की, बिल्कुल भी एनर्जी लॉस, दो तो लग गया हमें क्या, एनर्जी कितनी आई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन किस में खर्च हो गई, इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और इलेक्ट्रॉन निकला तो किसी से बातचीत नहीं की उसने, वो सीधे क्या किया, मेटल सरफेस से बाहर, सीधे मेटल सरफेस से बाहर। तो जो बाकी एनर्जी है वो किस में जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉन क्या किया, बाहर निकला, अब उसके पास कितनी एनर्जी बची, 8, वो सारी एनर्जी कहां जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, किस में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां पर 0, यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन ही तो बाहर निकला। अब देखो, अब फिर वही 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही दिया था, अभी मेटल सरफेस क्या है, फिक्स है, ये कि वर्क फंक्शन क्या होगा, उतना ही है, मेटल थोड़ा चेंज हो गया। अब इसने कहा कि नहीं भाई, थोड़ा सा हमने एनर्जी क्या कर दी, लॉस कर दी, तो मान लो इसने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉस कर दी, तो इतना तो चाहिए था भाई, इतना तो वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन का क्या मतलब है बेटा, समझो, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से निकालने के लिए जो एनर्जी लगी वो क्या हुआ, वर्क फंक्शन। इतना तो लगेगा, हर बार लगेगा, पहले ऑर्बिट से तोड़ो, तो ऑर्बिट से तोड़ा, अब मेटल सरफेस से बाहर, अब वो भटका नहीं, कहीं पर उसने लॉस नहीं किया, कोलिजन उसका नहीं हुआ, तड़ाक से जैसे ही मेटल से वहां से टूटा तुरंत अपना बाहर आ गया, तो जैसे ही बाहर आ गया तो जो भी एनर्जी बची थी सब किसमें मिल गई, काइनेटिक एनर्जी। ये वाला बाहर निकला, लेकिन क्या हुआ, आपस में इसका क्या होगा, कोलिजन हो गया, किसी एटम वगैरह से, आसपास के नेबरिंग एटम से क्या हो गया, कोलिजन होगा, हीट वगैरह में एनर्जी इसने लॉस कर दी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या गई, एनर्जी इसने लॉस कर दी, 2 तो चाहिए थी, तो अब इसके पास कितनी बची, 5। अच्छा ये क्या लिख दिया मैंने, काइनेटिक एनर्जी, क्या इतना बचा इसके पास, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा, इसके पास कितना बचा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर अब अभी भी एनर्जी क्या है, सेम है, पैकेट्स में आ रहे हैं, फोटोन की एनर्जी आ रही है, ये क्या है, फिक्स है। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इसने कहा नहीं भाई, हमने तो मान लो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कर दिया, लॉस कर दिया, अब क्या है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी भी 10 आ रही थी, तो मान लो इसने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो फिक्स है, इसने क्या किया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉस कर दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा 0। तो जस्ट क्या हुआ, ये मतलब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने एनर्जी दी, और इसका क्या है वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, जस्ट बाहर सरफेस से निकल के खड़ा हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0, उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0। तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहां से, यहां पर क्या हो रहा है, रेडिएशन आ रहा है, फिर यहां से हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं। इन सब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है, इन सबकी एनर्जी क्या है, डिफरेंट है। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, डिफरेंट है, लेकिन मैक्सिमम कितनी है 8। अब मैक्सिमम फॉर्मूला कब आया, मैक्सिमम कब आया, जब हमारा लॉस नहीं है, जब हमारा लॉस नहीं है। तो फॉर्मूला जो आता है बच्चों, जो हम लोग पढ़ते हैं किताबों में, कहीं कहीं थोड़ा सा मतलब मिसकम्युनिकेशन होता है या समझ नहीं पाते हम लोग ऐसे पढ़ते हैं इसको, जैसे ई ये फाई, ये काइनेटिक एनर्जी, ऐसे पढ़ाया जाता है, ई बराबर फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये पढ़ाना गलत है, ये पढ़ाना सही नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये जो है ये टर्म, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। इसको क्या लिखते हैं भाई, एनर्जी आई, वर्क फंक्शन हुआ, और जो बचा वो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन में चला गया, खत्म हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इतना ही पढ़ाया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो गया, एनर्जी आई, वर्क फंक्शन में खत्म हुआ, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब हमारा क्या हो, ये क्या हो, नो लॉस हो, ये क्या हो, नो लॉस हो। और ये काइनेटिक एनर्जी जो टर्म है ये क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉर्मूला लिखना अपने आप में गलत है, इसको लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या, E माइनस फाइव। दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मूला, ठीक है।
बात समझ में आई? काइनेटिक एनर्जी मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लाइन और लिख लो, ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, ऑफ एमिटेड, कौन सा इलेक्ट्रॉन है? एमिटेड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू E माइनस फाइव। क्या बात मेरी समझ में आई आप लोगों को? लिख लो इसमें, दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन देयर इज नो कोलिजन। अच्छा, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन कब नहीं होगा? जब आपका कोलिजन नहीं, कोलिजन होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो ये कब फॉर्मूला वैलिड है? जब आपका लॉस, कोलिजन ना हो और लॉस ऑफ एनर्जी भी ना हो। तो लिख लो, दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन देयर इज नो कोलिजन एंड नो वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, and no wastage of electron. This is Einstein photoelectric effect equation. This is Einstein photoelectric effect equation. अच्छा, आइंस्टीन की सबसे फेमस इक्वेशन क्या है? MC स्क्वायर। लेकिन उसके लिए उनको नोबल नहीं मिला था, इसको बनाने के लिए उनको क्या मिला था? नोबल प्राइज मिला था। 1905 के आसपास ये बनाई इक्वेशन, 1925 का नोबल प्राइज मिला था उनको। इस इक्वेशन को बनाने के लिए आइंस्टीन को क्या मिला था? नोबल प्राइज। इंपॉर्टेंट नहीं है, जान लो, लेकिन फेमस इक्वेशन E बराबर MC स्क्वायर है, लेकिन इसके लिए पाए थे, उसके लिए नहीं पाए थे, जो भी हो। लिख लो, दिस इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। चाहो तो लिख लो, ही गॉट नोबल प्राइज फॉर दिस। आजकल नीट वालों को भरोसा नहीं, क्या पूछ लें NCERT में, वैसे ये नहीं पूछेंगे, ये थ्योरी के सवाल है, फिर भी जाने रहो। तो हमने देखा बच्चों कि ये हो गया, आपका हो गया। आगे चले, जल्दी कर लो बच्चों, दो चीज और पढ़ानी है। चलें आगे चलें, चलो। तो देखो आपके पास क्या आया, इसको के मैक्स बराबर क्या आया? E माइनस फाइव। इसको के मैक्स लिख दूं मैं? अरे के में काइनेटिक एनर्जी मैक्स ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, के मैक्स लिख दूं शॉर्ट में? के मैक्स बराबर, इसको हम कह देते हैं HF माइनस फाइव, या इसको SC अपॉन लैम्डा माइनस फाइव कह सकते हैं ना, ये भी फॉर्मूले हैं, लिख लो। अच्छा, ये फॉर्मूला याद रखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कोई भी सवाल आपसे हो जाएगा ना, ये फॉर्मूला याद रखिए बस। फिर हेडिंग डालो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हेडिंग डालेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ, जल्दी में। अच्छा अच्छा,
चलिए नेक्स्ट एंट्री डालेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बच्चों देखिए थ्योरी समझ लीजिए, इसमें मॉडर्न फिजिक्स में थ्योरी ही है, थ्योरी समझ में आ गई तो सवाल इसके बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अब तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है। चलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखें। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है बताओ। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि अगर आपकी E इज ग्रेटर देन क्या है, E इज ग्रेटर देन 5, अगर एनर्जी मतलब जो फोटॉन्स की एनर्जी है, फोटॉन की एनर्जी, मेटल सरफेस पे फोटॉन्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? फोटॉन्स, ठीक है। तो E बराबर क्या होता है? HF। क्या होता है? HF। तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या हो, अगर 5 से ग्रेटर देन होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा भाई। अगर E ग्रेटर देन 5 नॉट, 5 क्या है? वर्क फंक्शन। 5 क्या है? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो क्या कहलाएगा? वर्क फंक्शन। तो जो हम सप्लाई दे रहे हैं एनर्जी की, अगर वो ज्यादा होगी वर्क फंक्शन से तभी तो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, ऐसा नो, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं अच्छा ये बराबर क्या? HF। ये बराबर क्या? HF। तो अच्छा देखो, हाँ HF लिख लो इसको। E बराबर HF इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नॉट, यानी कि F इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 5 अपॉन H। क्या है? 5 अपॉन H। तो 5 F इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 अपॉन H है, ग्रेटर। तो मिनिमम क्या हुआ? F क्या है भाई? 10 या 10, मान लो ये 10, तो 10 या 10 से बड़ा, तो मिनिमम कितना? 10। तो F मिनिमम क्या? F मिनिमम इज इक्वल टू 5 अपॉन H। F मिनिमम बराबर 5 अपॉन H। और F मिनिमम क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उसको हम F0 से प्रेजेंट करते हैं। किससे? F0 से। तो हमने देखा कि F0 बराबर क्या है? 5 अपॉन H। तो यहां से 5 बराबर क्या? HF0। ये क्या है? 5 आपका, ये आपका वर्क फंक्शन है। क्या है आपका? वर्क फंक्शन है, ठीक है। तो 5 बराबर क्या? HF0। अब फॉर्मूले पे आइए। मेन फॉर्मूला क्या है? K मैक्स बराबर क्या? E माइनस 5। E बराबर HF, 5 बराबर HF0। दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला। लिख सकता नहीं लिख सकता? ठीक है। 5 बराबर क्या हो गया? 5 बराबर हो गया HF0। और F0 क्या है आपकी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। भाई मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी दोगे तभी हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एमिट करेगा। ठीक है। चलिए चलो एक चर्चा और देख लो इसमें। चलें बना लें, मिटा दो इसको, नोट करो जल्दी। अच्छा बताओ, फ्रीक्वेंसी मिनिमम आई तो वेवलेंथ मैक्सिमम आएगी। अगर फ्रीक्वेंसी आपकी मिनिमम आई, मैं बोलूं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो ये तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमने निकाली, तो क्या हम मैक्सिमम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां पर जैसे E बराबर HF रखा तो वहां पर क्या लगेंगे? SC बाई लैम्डा, फिर लैम्डा के टर्म में निकाल लो, तो वो क्या हो जाएगी? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वो क्या हो जाएगी? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अभी निकालना नहीं, रुके रहो, इसको पहले अभी खत्म नहीं किया मैंने। हो गया इतना? चलो आगे चलते हैं। इसका फॉर्मूला बताइए कि K मैक्स बराबर क्या है? K मैक्स बराबर HF माइनस HF0। तो जरा ग्राफ बना ले हम इनके बीच में, ग्राफ का हमारा मन है बनाने का। चलो क्या होगा? K मैक्स बराबर HF माइनस HF0, यहाँ पे हो गया F और यहाँ पे हो गया K मैक्स। चलो बच्चों बताओ कैसा ग्राफ होगा?
स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, हाइपरबोला, पैराबोला। अप्लाइड फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन्स जो आ रहे हैं, बताओ क्या होगा? ये क्या है? ये y बराबर एम एक्स माइनस सी, एम एक्स प्लस सी और एम एक्स माइनस सी। तो एम एक्स प्लस सी होता तो यहां से स्टार्ट करते हैं, एम एक्स माइनस सी है तो यहां से स्टार्ट करेंगे। इसको डॉटर क्यों बनाया भी बताता हूं। ये क्या हो गया? अब इसका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप बोलो, स्लोप h। स्लोप क्या हो गया? h। और यहां पर क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? दिस इज एच एफ नॉट। ये किसके बराबर है? फाई के बराबर है। किसके बराबर है? फाई के बराबर है। ठीक है, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, ये आपका हो गया एफ नॉट। ये क्या हो गया? एफ नॉट। देखो काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगी? काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगी? देखो बच्चों ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगी? जब एफ बराबर एफ नॉट। तो ये एच एफ नॉट, ये भी एच एफ नॉट, एच एफ नॉट एच एफ नॉट कैंसिल हो गया, क्या आ गया? जीरो। क्या आ गया? जीरो। अब देखो ये मैंने डॉटेड क्यों बनाया? ये मैंने डॉटेड क्यों बनाया? देखो नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी का कोई भी मतलब नहीं है। ये जो दे रहा है वो क्या दे रहा है? वर्क फंक्शन दे रहा है। ये तो फॉर्मूले से आया ना, इस फॉर्मूले से आया। लेकिन नेगेटिव काइनेटिक, भाई काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होती है क्या? हाफ एम वी स्क्वायर। मास कभी नेगेटिव, वेलोसिटी कभी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव है? नेगेटिव नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है? वर्चुअल हैं। ये सारी चीजें क्या है? वर्चुअल है, इमेजनरी है। तो इसको मैंने इसीलिए क्या से बनाया? डॉटेड लाइट से बनाया। ठीक है, ये एक्चुअल में नहीं हो रहा है, ये तो अंदर की घटना है। मेटल के अंदर कुछ प्रक्रिया हो रही है, उसमें क्या हो रहा है? वर्क फंक्शन हो रहा है। और उसी में समझ लो कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या धीरे धीरे क्या कर रही है जो, और भाई ये एनर्जी किसमें खर्च हुई है? ये जो एनर्जी है किसमें खर्च हुई है? इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस से तोड़ने में, निकालने में, वही तो एनर्जी खत्म हुई है। तो उस इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी क्या वेलोसिटी वगैरह बड़ी होगी या काइनेटिक एनर्जी बड़ी होगी, तो उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। काइनेटिक यहां पे देखो केमैक्स, ये तो नेगेटिव आ गया ना, तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो ये अंदर की मेटल के सरफेस के अंदर की बात है। तो ये सारी क्या है? ये इमेजिनरी है। और यहां से क्या आपका स्लोप आ गया। ठीक है, ये अब इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, ग्राफ ऐसा दे देगा, पूछेगा वर्क फंक्शन निकालो, तो क्या निकालेंगे? ये जो इंटरसेप्ट है क्या हो जाएगा? वर्क फंक्शन। पूछ देंगे एफ नॉट निकाल लो, बोल देंगे स्लोप निकाल दो। ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट साइड निकालिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट साइड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या डालेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब ये आप लोग करेंगे। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब है ई, देखो शुरू वहीं से होगा, पाई। ये इसको क्या? एस सी अपॉन लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू पाई। तो लैम्डा क्या? लैम्डा लेस देन इक्वल टू पाई अपॉन एस सी। और फाई लेस देन, लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू है। लेस देन इक्वल टू मतलब या इससे कम या इसके, भाई इससे इस लेस देन इक्वल टू है ना, तो मतलब क्या है? लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स या तो इसके मैक्सिमम कितना होगा? इतना होगा, या तो इससे कम होगा। तो लैम्डा मैक्स क्या लिख सकता हूं? लैम्डा मैक्स बराबर फाई अपॉन एच सी, फाई अपॉन एच सी। कुछ गलत हो रहा है क्या? रुको रुको, लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लैम्डा को उधर लेके जाओ, एस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाई लैम्डा। तो लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू एस सी अपॉन, अरे अब सही है, एस सी अपॉन, अब तो सही है, अब भी गलत है? सही है ना? तो लैम्डा मैक्स क्या हुआ? लैम्डा मैक्स बराबर
क्या हो गया, SC अपॉन फाई, और लैम्डा मैक्स इक्वल टू लैम्डा नॉट, लैम्डा मैक्स इक्वल टू लैम्डा नॉट। तो SC अपॉन फाई बराबर क्या, लैम्डा नॉट। तो फाई बराबर हम कर सकते हैं SC अपॉन क्या, लैम्डा नॉट। तो वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, फाई। अच्छा फिर के मैक्स बराबर क्या, के मैक्स बराबर E माइनस फाई, और E को हम क्या सकते हैं, SC अपॉन लैम्डा, और फाई को क्या लिख सकते हैं, SC अपॉन लैम्डा नॉट। ये क्या आ गया, ये के मैक्स आ गया। अब ग्राफ बना लो, अब ग्राफ आप बनाइए के मैक्स और किसमें, 1 अपॉन लैम्डा, के मैक्स और लैम्डा में नहीं, के मैक्स और 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। 1 अपॉन लैम्डा बनाएंगे, फिर आपका ग्राफ कैसा आएगा, ये क्या है, ये पूरा क्या है, हाँ SC क्या हो जाएगा आपका, स्लोप हो जाएगा। तो यहां पर स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप आपका हो जाएगा SC, और ये 1 अपॉन लैम्डा नॉट, तो ये 1 अपॉन लैम्डा नॉट, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा SC अपॉन लैम्डा नॉट। ये किसकी वैल्यू है, ये फाई की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, फाई की, और ये क्या है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। चलो बच्चों आज की क्लास में यहीं तक, कल कराएंगे।